नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध बना सबसे बड़ा अपराध। राहुल ने की मोदी सरकार की उत्तर कोरिया से तुलना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज भारत में कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा और जेल यह लगभग तय है। पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जवाब मिला लाठियों से। देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीजेपी के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। एक बलात्कार पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। न्याय की मांग को व्यवस्था के लिए असुविधा मानकर हटा दिया गया। युवा कांग्रेस ने देश का अहित करने वाला यूएस ट्रेड डील का शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया। जब आम लोग जहरीली हवा के खिलाफ खड़े हुए तो पर्यावरण की चिंता को भी राजनीति कहकर दबा दिया गया। जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया तो उन्हें देश विरोधी करार दिया गया। आंसू गैस, रबर की गोलियां, पानी की बौछारें और लाठियां यही संवाद का माध्यम बना। जब आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के हक के लिए खड़े हुए तो उन पर भी शक की नजर डाली गई, मानो अपने अधिकार मांगना अपराध हो। राहुल गांधी ने आगे पूछा कि यह कैसा लोकतंत्र है जहां कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम सवालों से डरते हैं, जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेही रहती है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी, ये नॉर्थ कोरिया नहीं, भारत है। जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे और असहमति को दुश्मन, तब लोकतंत्र मर जाता है। पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ की प्रोटेस्ट रैली रोकी। हिरासत में लिए गए कई स्टूडेंट लीडर। मनोज झा ने जेएनयू में भारी सुरक्षा पर जताई चिंता। नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ यानी जेएनयू-एसयू के कई सदस्यों को गुरुवार दोपहर शिक्षा मंत्रालय की ओर मार्च निकालने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया। सूत्रों के अनुसार जेएनयू-एसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा और पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत कई छात्रों को रोका गया। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से तुरंत पुष्टि नहीं की गई। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक छात्र साबरमती टी पॉइंट से प्ले कार्ड और बैनर लेकर निकले थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के गेट पर भारी सुरक्षा और बैरिकेडिंग के कारण उन्हें रोक दिया गया। यह विरोध कथित संस्थागत लापरवाही, कैंपस में जातिगत भेदभाव और यूजीसी नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर था। छात्रों ने रोहित वेमुला एक्ट लागू करने, सरकारी फंडिंग बढ़ाने और वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग की। इससे पहले जेएनयू-एसयू और एबीवीपी के बीच झड़प और पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई थीं, जिन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जेएनयू में हुए घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक्स पर कहा कि यूनिवर्सिटी और उसके आसपास अचानक सुरक्षा तैनात करने की खबरों से छात्रों और फैकल्टी में स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा हो गई है। झा ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है और दोहराता हूं कि यूनिवर्सिटी विचारों की जगह है, अनिश्चितता की नहीं, और बिना साफ बातचीत के ऐसी कोई भी कार्रवाई एकेडमिक माहौल को अस्थिर करती है। इस समय अधिकारियों की कैंपस कम्युनिटी के प्रति स्पष्टता और बातचीत की जिम्मेदारी है। एक भरोसेमंद लोकतंत्र अपनी यूनिवर्सिटी को भरोसे से चलाता है, अस्पष्टता से नहीं। बता दें कि सोशल मीडिया पर शेयर किए गए विजुअल्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी के गेट पर भारी सिक्योरिटी तैनात की गई और उसे मजबूती से बैरिकेड किया गया। इसके साथ ही पुलिस के हिंसक रवैये और 3 बसों में छात्रों को भरकर हिरासत में लिए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात पर महबूबा मुफ्ती का हमला। बोली, पीएम ने एक अपराधी को गले लगाया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी के इस्राइल दौरे का विरोध किया है। उन्होंने इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मोदी ने एक अपराधी को गले लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत की विदेश नीति इस रुख के खिलाफ रही है और इस समय दुनिया नेतन्याहू के खिलाफ है।
उनका दावा है कि इंटरनेशनल कोर्ट में नेतन्याहू पर आरोप है और कई देशों में उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है। उन्होंने कहा कि 139 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री का यह कदम गांधी के देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। मोदी अपने 2 दिवसीय इस्राइल दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि 139 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री का यह कदम गांधी के देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। अनिल अंबानी के खिलाफ दूसरा बैंक फ्रॉड केस दर्ज। बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया गया केस। सीबीआई ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम के खिलाफ 2220 करोड़ की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में दूसरा केस दर्ज कर उनके ठिकानों पर तलाशी ली है। द हिंदू के एक रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर 24 फरवरी को दर्ज किया गया। आरोप है कि लोन की रकम फर्जी ट्रांजैक्शन के जरिए दूसरी जगह भेजी गई और खातों में हेरफेर कर गड़बड़ियां छिपाई गईं। इसी बीच ईडी के सामने अंबानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पेश हुए। एजेंसी ने मुंबई की पाली हिल स्थित उनकी 3,716 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। ईडी के अनुसार अब तक ग्रुप की 15,700 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। आरकॉम पर कुल 40,185 करोड़ बकाया होने का आरोप है। डीजीसीए ने हवाई टिकट रिफंड के नियमों में किए बदलाव। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को अधिक सुविधा देना। भारत के विमानन नियामक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने हवाई टिकट रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर उसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रद्द या संशोधित कर सकेंगे। हालांकि यह सुविधा एयरलाइंस की तय शर्तों और समय सीमा के पालन पर ही लागू होगी। संशोधित नियमों के तहत सभी एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 48 घंटे के भीतर कैंसिलेशन या बदलाव पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना लिया जाए। डीजीसीए का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को अधिक सुविधा देना, बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ता हितों की बेहतर सुरक्षा करना है। चुनाव से पहले द केरला स्टोरी 2 पर रोक। केरल हाईकोर्ट ने सीबीएफसी की भूमिका पर उठाए सवाल। केरल में चुनाव से ठीक पहले केरल हाईकोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड की 27 फरवरी को होने वाली रिलीज पर 15 दिनों की अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस पेचू कुरियन थॉमस की सिंगल बेंच ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने यूएस सर्टिफिकेट देते समय अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, गाइडलाइंस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि बोर्ड ने मंजूरी देते समय ठीक से विचार नहीं किया। फिल्म का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने और निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने किया है। कहानी में लव जिहाद जैसे मुद्दे को दिखाया गया है, जिस पर प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लगे। फिल्म के ट्रेलर के बाद विवाद बढ़ा, जिसमें केरल की छवि को नकारात्मक दिखाने का आरोप लगा। याचिकाकर्ता श्रीदेव नंबूदरी ने कहा कि फिल्म केरल की छवि खराब कर सकती है और सामाजिक तनाव बढ़ा सकती है। कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सीबीएफसी और निर्माताओं को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में पक्ष सुनने को कहा है। वहीं फिल्म के निर्माता बड़ी बेंच में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अध्याय पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। एनसीईआरटी की किताब बैन और प्रतियां जब्त करने का आदेश। सीजेआई सूर्यकांत की कड़ी टिप्पणी, जिम्मेदारों पर हो सख्त कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, बोले कोर्ट के हर आदेश का होगा पालन। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनसीईआरटी को कड़ी फटकार लगाई। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए किताब को भारत और विदेश में बैन करने और सभी प्रतियां जब्त करने का आदेश दिया। साथ ही इसे ऑनलाइन साझा करने पर भी रोक लगा दी गई। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जिम्मेदार लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए और मामले की गहराई से जांच हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनसीईआरटी को नोटिस जारी किया। एनसीईआरटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बिना शर्त माफी की बात कही और बताया कि 32 किताबें बाजार में आई थीं, लेकिन अब उन्हें वापस ले लिया गया है। पूरे अध्याय को संशोधित किया जाएगा। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने एनसीईआरटी के बयान पर मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि इसमें माफी का कोई शब्द नहीं है और यह मामला गंभीर साजिश के जैसा लगता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में जुडिशियल करप्शन चैप्टर पर बैन लगाने और अवमानना नोटिस जारी करने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेगी। जमशेदपुर में उन्होंने कहा कि जुडिशरी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और मामले की जांच होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने किताब के प्रोडक्शन और वितरण पर रोक लगाते हुए सभी फिजिकल और डिजिटल कॉपियां हटाने का आदेश दिया है।
पीएम मोदी का इस्राइल में भाषण, नेतन्याहू का बेशर्म बचाव, कांग्रेस बोली गजा पर चुप्पी क्यों। पीएम मोदी के भाषण से भारत की नैतिक साख को पहुंचा नुकसान। प्रधानमंत्री की इस्राइल यात्रा पर राहुल गांधी का हमला। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के इस्राइली संसद में दिए गए भाषण की कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने इसे इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बेशर्म बचाव करार दिया। कांग्रेस ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 1947 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को लिखे पत्र का हवाला देकर मोदी के रुख की तुलना की। दरअसल बुधवार 25 फरवरी को इस्राएली संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गजा शांति पहल को क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में एक रास्ता बताया था। उन्होंने इस्राएल के साथ एकजुटता का संदेश दिया और कहा कि कहीं भी आतंकवाद शांति को हर जगह खतरे में डालता है। मोदी ने इस्राएल की कुर्बानियों का जिक्र किया, लेकिन गजा में मारे गए 70,000 लोगों की हत्या और हमदर्दी के लिए शब्द नहीं थे। पीएम मोदी ने गजा नरसंहार को पूरी तरह नजरअंदाज किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भारत की जनता की ओर से हर खोई हुई जान के लिए गहरी संवेदना लेकर आया हूं और हर उस परिवार के लिए जिनका संसार 7 अक्टूबर 2023 को हमास के बर्बर आतंकवादी हमले में टूट गया। हम आपका दर्द महसूस करते हैं, हम आपका दुख साझा करते हैं। भारत इस्राएल के साथ मजबूती से, पूरे विश्वास के साथ इस पल में और उसके आगे भी खड़ा है। कोई भी कारण नागरिकों की हत्या को जायज नहीं ठहरा सकता, कुछ भी आतंकवाद को जायज नहीं ठहरा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने गजा में नेतन्याहू की इस्राएली आतंकवाद का जिक्र तक नहीं किया। किम जोंग उन का ऐलान, परमाणु ताकत और बढ़ेगी। अमेरिका को दिया संदेश। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम को और मजबूत करने तथा उसकी ऑपरेशनल रेंज बढ़ाने का इरादा जताया है। राजधानी प्योंगयांग में आयोजित वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के 5 साल में होने वाले सम्मेलन में उन्होंने अमेरिका से कहा कि वह उत्तर कोरिया की परमाणु ताकत को स्वीकार करे। किम ने कहा कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए अमेरिका को मानना होगा कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार बने रहेंगे। इसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रैल में होने वाली चीन यात्रा से पहले संभावित बातचीत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि किम ने दक्षिण कोरिया को सबसे दुश्मन देश बताते हुए उसके साथ संबंध सुधारने की संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के संबंधों का भविष्य पूरी तरह अमेरिका के रवैये पर निर्भर करेगा। मार्क कार्नी कल पहली बार आएंगे भारत। व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर आ रहे हैं और यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। 27 फरवरी को कार्नी मुंबई पहुंचेंगे, जहां वह व्यापारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और भारतीय कनाडाई सीईओ, उद्योग व वित्त विशेषज्ञों, इनोवेटर्स, शिक्षाविदों तथा कनाडाई पेंशन फंड प्रतिनिधियों से मिलेंगे। 1 मार्च को वह नई दिल्ली आएंगे। 2 मार्च को हैदराबाद हाउस में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। इस दौरान दोनों देश भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और व्यापार, निवेश, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, शिक्षा, शोध व लोगों के बीच संबंध जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.